नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम उत्तर प्रदेश विशेष उत्तर प्रदेश प्री और मेंस की परीक्षा के लिए जीएस वर्ल्ड पुस्तक द्वारा लिखित उत्तर प्रदेश विशेष पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ अधिनियम 2020 के मुख्य प्रावधानों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने राज्य में महत्वपूर्ण भवनों एवं अन्य अवसंरचनाओं की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है। यूपीएसएसएफ अधिनियम 2020 के प्रावधान: उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के तर्ज पर राज्य के महत्वपूर्ण सरकारी एवं निजी भवनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। निजी कंपनियां भी, जो प्राइवेट फर्म्स हैं, निजी कंपनियां भी एक निश्चित शुल्क चुकाकर इस बल की सेवाएं ले सकती हैं सीआईएसएफ की। हालांकि इसके लिए उन्हें राज्य के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से स्वीकृति लेनी होगी। आलोचना देख लेते हैं। इस विशेष सुरक्षा बल के पास मजिस्ट्रेट के किसी ऑर्डर या वारंट के बिना भी किसी व्यक्ति की तलाशी लेने या उसे गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। इस प्रावधान को लेकर विभिन्न मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें राज्य सरकार अपने विरोधियों पर कार्रवाई करेगी। हालांकि राज्य सरकार ने इस अधिनियम का बचाव करते हुए कहा, इसका उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है, न कि राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई करना। बात करते उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के कार्यों एवं शक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई तथा 243 वाई में आयोग के गठन हेतु की गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 का के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय हेतु एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की कौन सी धारा? 32 का। इसके अंतर्गत हर 5 साल के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा। कौन गठित करेगा? राज्यपाल करेगा। फिर उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। राज्य वित्त आयोग पंचायतों एवं नगरीय स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करता है। आयोग राज्यपाल को निम्नलिखित विषयों पर संस्तुति देता है: राज्य और ग्राम क्षेत्र व जिला पंचायतों, नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित करों, शुल्कों आदि की विभाजित किए जाने के संदर्भ में राज्यपाल को सूचित करता है। राज्य की संचित निधि में से ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायतों, नगरीय स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान संबंधी सिद्धांतों के बारे में भी राज्यपाल को बताता है। ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक उपायों के बारे में भी राज्यपाल को सूचित करता है। कोई अन्य विषय जिन्हें राज्यपाल द्वारा स्थानीय निकाय संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए या उसके उद्देश्य के लिए से वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। कोई अन्य विषय जिन्हें राज्यपाल द्वारा स्थानीय निकाय संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 के संदर्भ में राज्य सरकार की वचनबद्धता बनाए रखने हेतु सुझाव देना। ये सभी राज्यपाल को बताई जाती है। 13वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में राज्य वित्त आयोग को की गई संस्तुतियों का अनुसरण करना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में श्रमिक रोजगार योजना की स्थापना को मंजूरी दी गई। आयोग की संरचना एवं उद्देश्य को संक्षेप में बताइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी मजदूरों हेतु उत्तर प्रदेश श्रमिक रोजगार विनियमन और नौकरी आयोग का गठन को मंजूरी दी है। आयोग की स्थापना का उद्देश्य निजी एवं गैर सरकारी एनजीओ, प्राइवेट और एनजीओ की बात कर रहे हैं, तो निजी एवं गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंटल क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को उनके रोजगार और रोजगार के अवसरों के अनुसार अधिकतम रोजगार प्रदान करना। तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर या नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर हो। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? प्राइवेट की और नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर की। उस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को उनके रोजगार और रोजगार के अवसरों के अनुसार अधिकतम रोजगार प्रदान करना। राज्य में श्रमिकों को कौशल विकास एवं इसके द्वारा रोजगार के अवसरों तक पहुँच प्रदान करना। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में करीब 35 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि
जिला प्रशासन श्रम आयोग के कामकाज की मासिक रिपोर्ट प्रभारी मंत्री और क्षेत्र के विधानसभा सदस्य को सौंपेंगे। आयोग की संरचना: अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, सदस्य होंगे श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एमएसएमई मंत्री, कृषि मंत्री, ग्रामीण मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा चुने गए औद्योगिक और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि। चुनौतियाँ: वित्त की चुनौती होगी, फाइनेंस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, क्रियान्वयन की होगी, कैसे लागू किया जाए, औद्योगिक पिछड़ापन है, ये सारी चुनौतियाँ। उत्तर प्रदेश भू जल संरक्षण अधिनियम 2020 के मुख्य प्रावधानों को संक्षेप में बताना है। फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश यूपी कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य में गिरते भूजल स्तर को सुधारना है। भूजल अधिनियम 2020 के मुख्य प्रावधान: इसके तहत सबमर्सिबल पंप स्थापित करने हेतु पंजीकरण अनिवार्य है। घरेलू उपभोगकर्ताओं एवं किसानों को किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा होगी। सभी निजी और सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अनिवार्य किया जाएगा। अगर कोई बोरिंग पाइप के जरिए भूजल को प्रदूषित करता है तो उसके खिलाफ सजा और जुर्माना होगा। बोरिंग कंपनियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तथा हर 3 महीने में सारी जानकारी देनी होगी। सरकारी एवं निजी भवनों का नक्शा तभी पास होगा जब उनके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का प्रावधान हो। सज़ा का प्रावधान: पहली बार कानून के उल्लंघन पर 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख तक का जुर्माना। दूसरी बार पर 2 से 5 साल तक की सज़ा, 5 से 10 लाख तक का जुर्माना। तीसरी बार पर 5 से 7 लाख की सज़ा और 10 से 20 लाख तक का जुर्माना। राज्य में कृषि के साथ साथ पेयजल उद्योग, निर्माण कार्य व व्यावसायिक क्षेत्रों में जल की बढ़ती मांग से भूमिगत जल भंडारों का दोहन व प्रदूषण बढ़ा है। इसके नियंत्रण में यह कानून अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कीजिए। राज्य में धर्म परिवर्तन की घटनाओं को रोकने एवं शादी के बाद जबरन धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने हेतु नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी। अध्यादेश के मुख्य बिंदु: सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 50,000 जुर्माना शामिल। संबंधित सामाजिक संगठनों का पंजीकरण निरस्त कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में जैसे कपटपूर्वक, जबरदस्ती या विवाह के लिए किसी का धर्म परिवर्तन किए जाने पर आरोपित को ही साबित करना होगा कि ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे अभियोजन का विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा। यदि किसी लड़की का धर्म परिवर्तन एकमात्र विवाह प्रयोजन हेतु किया गया है तो विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा। धर्मांतरण के इच्छुक व्यक्ति को डीएम के समक्ष 2 माह पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा। वहीं एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हेतु तय प्राधिकारी के समक्ष यह घोषणा करनी होगी कि धर्म परिवर्तन किसी छल कपट के तहत जबरन, बलपूर्वक, कोई प्रलोभन देकर या कपटपूर्ण रीति से विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हेतु नहीं किया गया है। सजा: सामान्य मामलों में 1 से 5 साल की सजा। वहीं नाबालिग लड़की, SC/ST महिला और सामूहिक धर्म परिवर्तन संबंधी मामलों में 25,000 जुर्माना, 3 से 10 वर्ष की कठोर सजा का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा MSME की नई परिभाषा बताई गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए उत्तर प्रदेश MSME अधिनियम 2020 के मुख्य प्रावधानों को बताइए। हाल ही में मई 2020 में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत MSME की परिभाषा में संशोधन किया। इसके वर्तमान मापदंड MSME एक्ट 2006 पर आधारित है। नई परिभाषा: सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा MSME की 1 करोड़ रुपए के निवेश इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक बढ़ाया गया है। तो जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म वाली मतलब माइक्रो, तो माइक्रो के लिए 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हो और 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो तो वो किस में आएगी? वो माइक्रो में आएगी। फिर लघु, स्मॉल में कौन कौन सी आएगी? तो लघु के तहत 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर। और मीडियम में कौन सी आएगी? मध्यम में मध्यम इकाई की सीमा 20 करोड़ रुपए का निवेश और 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर तक बढ़ाया गया है। तो 1 जून 2020 के नए आदेश के तहत क्रमशः यह 50 करोड़ से 250 करोड़ कर दिया गया है।
यूपी एमएसएमई अधिनियम 2020 अगस्त 2020 में प्रदेश सरकार ने राज्य में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने हेतु इसे मंजूरी दी है। इस एक्ट के लागू होने के बाद अब प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु किए गए आवेदन के महज 72 घंटे के भीतर स्वीकृति मिलेगी। उद्यमी को सिर्फ एक एनओसी प्राप्त करनी होगी जो जारी होने के बाद से 1000 दिनों तक वैध रहेगी। अन्य एनओसी प्राप्त करने हेतु उद्यमी को 100 दिन का समय मिलेगा। इस दौरान उद्योग का संचालन होता रहेगा। इस प्रकार यह कानून राज्य में रोजगार वृद्धि तथा राज्य सरकार द्वारा लक्षित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की ओर ले जाने में सहायक साबित होगा। सुरक्षा की दृष्टि से निवारक निरोध उपाय के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का आलोचनात्मक परीक्षण उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में करें। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए एक बड़ा कानून है जो महीनों तक निवारक नज़रबंदी की अनुमति देता है। यदि अधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि एक व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है, तो इसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। एनएसए के तहत, रासुका भी कहते हैं, एनएसए के तहत निवारक निरोध के आधार भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा हेतु किसी भी पूर्वाग्रह से कार्य, देश में किसी विदेशी की निरंतर उपस्थिति को विनियमित करना, राज्य की सुरक्षा हेतु किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से कार्य करने से रोकना, राज्य की आवश्यकता, आपूर्ति एवं सेवाओं के रखरखाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकना। उत्तर प्रदेश एवं एनएसए। राज्य सरकार द्वारा राज्य की कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने हेतु कई बार एनएसए का प्रयोग किया जाता रहा है। जैसे अगस्त 2020 में राज्य के गृह सचिव द्वारा बताया गया कि जनवरी से अगस्त 2020 तक कुल 139 लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। ये लोग बलात्कार, अवैध नशा कारोबार, गो हत्या, लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन आदि पर गिरफ्तार किए गए। राज्य सरकार ने वर्ष 2020 के शुरुआत में नागरिकता एक्ट 2019 के विरोध में अराजकता फैलाने के कारण भी कुछ लोगों पर एनएसए लगाया। जून 2020 में जौनपुर में दलित मोहल्ले में जाकर उपद्रव करने वाले कुछ व्यक्तियों पर भी एनएसए लगा। एनएसए को लेकर चिंताएं। इस कानून की कठोर धाराएं सबसे बड़ा मुद्दा है। एनएसए के तहत हिरासत में रखे गए व्यक्ति को उसके खिलाफ आरोप बताए बिना 10 दिनों तक रखा जा सकता है तथा कोर्ट में अपील के लिए वकील भी नहीं मिल सकता। यह संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 22(1) कहता है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को परामर्श लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अपराध संबंधी आंकड़ों में एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, को शामिल नहीं करने से सटीक आंकड़ों की कमी है। तो एनएसए जो है उसके उससे संबंधित आंकड़े एनसीआरबी में नहीं है, तो एनसीआरबी को ये कह रहे हैं कि ये सटीक आंकड़ों की इसमें कमी है। कुछ आलोचकों का मानना है कि सत्ताधारी सरकार अपने विरोधियों एवं सरकारी नीतियों की आलोचना करने पर इस कानून का दुरुपयोग कर गिरफ्तार कर सकती है। आगे की राह मूल अधिकार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन एवं पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। सरकार को भी जहां अत्यंत जरूरी हो तभी एनएसए जैसे कठोर कानून को लागू करना चाहिए, जिससे राजनीतिक दुरुपयोग की गुंजाइश न रहे।